जय हिंद दोस्तों। और आज हम भारतीय चित्रकला को देखेंगे। भारतीय चित्रकला से जितने भी आपके टॉपिक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला से लगा के आधुनिक चित्रकला तक, सभी टॉपिक पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये हमारे आंसर राइटिंग का 6 लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 लेक्चर ले चुका हूँ, 1 2 3 4 5, और ये हमारा छठा लेक्चर है। अब 1 2 3 4 5 में मैंने क्या पढ़ाया है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो उनको। पहला मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो नगरीकरण है उस पर मैंने मॉडल आंसर लेके आया हूँ, और उस पर मॉडल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। एक मॉडल क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू डिस्कस किया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी जो नियोजन की प्रणाली है उसके ऊपर। तीसरे में हम स्तूप और आपका जो स्तंभ है, मौर्योत्तर कालीन जो स्तंभ और स्तूप थे वहां के, उस पर डिस्कशन किया था। उस पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने सॉरी चौथे लेक्चर में हमने मंदिर, और पांचवे में हमने मूर्ति कला को डिस्कस किया है। और आज हमारी बारी है भारतीय चित्रकला की। और तो भारतीय चित्रकला को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इस पे पीवाईक्यू लेके आए हैं और पीवाईक्यू देखेंगे। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है आंसर राइटिंग का। मेन मकसद है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना, मेंस के लिए आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना है, वो हमारा यहाँ मकसद रहेगा। ठीक है, तो देखो, हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग पे पहली ऐसी वीडियो सीरीज बनाऊंगा मैं जो बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर राइटिंग की अप्रोच दे हर एक मेंस के टॉपिक पर। हर एक मेंस के टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो, कंक्लूजन आपका क्लियर हो, हर एक टॉपिक का GS1 GS2 GS3 GS4 में धीरे धीरे करके सब आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के रूप में यहाँ पे यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। फ्री इनिशिएटिव है ये मेरा। ठीक, तो चलते हम। तो हमारा क्या मकसद है, तो आंसर राइटिंग की अप्रोच आपके लिए तैयार करना। ठीक, तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो भारतीय चित्रकला है। और भारतीय चित्रकला में हम उच्च पुरा पाषाण से लगा के हम पाषाण काल, तो मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, ये पाषाण काल किसको बोलते हैं, तो पत्थर का युग जो था, और पत्थर का ही पर्यायवाची पाषाण है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ेंगे हम, भित्ति चित्रकला पढ़ेंगे, लघु चित्रकला पढ़ेंगे, लोक चित्रकला पढ़ेंगे, और आधुनिक चित्रकला पढ़ेंगे। अब देखो, प्रागैतिहासिक और भित्ति चित्रकला एक अच्छा खासा जो दोनों टॉपिक है वो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। तो हम ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। और ये लघु चित्रकला, लोक चित्रकला और आधुनिक चित्रकला, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में। तो चित्रकला के ऊपर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक, तो देखो, प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये आपका ये निम्न मध्य उच्च हो गया पूरा पाषाण। ठीक है, तो उच्च से स्टार्ट हुआ आपका, उच्च से आपकी सारी चीज स्टार्ट हो गई यहां से उच्च से। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये चीजें हम प्रागैतिहासिक चित्रकला में देखने वाले हैं। उसके बाद भित्ति चित्रकला में, तो भित्ति चित्रकला में हम अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं। तो ये अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं हैं। ये अरमामलाई की गुफाएं हैं। ये आपके चित्तान वासल की गुफाएं हैं, और रावण छाया की गुफा है। लेपाक्षी मंदिर जो आपके मंदिर मूर्तियों के लिए भी फेमस है, तो आपकी चित्रकला के लिए भी अच्छा खासी फेमस जगह है लेपाक्षी मंदिर की। उसके बाद जोकी माथा जो आपकी गुफाएं हैं, तो वो इन सारी चीजों को आपको देखना है। ठीक, अब इन सारी चीजों में से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अजंता की गुफा, ये वाला, और एलोरा की गुफा। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाघ की गुफा। और एक और जो है तो वो है बादामी। बादामी, इन तीनों चीजों, चारों चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लघु चित्रकला में आ जाओ। तो लघु चित्रकला में सबसे पहली जो दो शैलियां विकसित हुई थी, एक पाल शैली थी, ये वाली पाल शैली। ठीक है, तो पाल शैली में आप, पाल शैली के अंदर और आपकी अपभ्रंश, तो पाल शैली जो है वो पूर्व साइड में चित्रकला की शैली विकसित हुई।
और उसके बाद अभ्रंश जो है वो पश्चिम, जो राजस्थान और आपका गुजरात जहां पड़ता है कच्छ का क्षेत्र, वहां पे अभ्रंश शैली विकसित हुई। पाल शैली जो है वो बौद्ध कला, जो चित्रकला से संबंधित है, और अभ्रंश शैली जो है जैन चित्रकला से संबंधित है। ठीक, तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद मधुबनी आर्ट, जो आपका आज भी बहुत ही फेमस और बहुत ही विकसित तरीके से ये चीजें मधुबनी आर्ट बनाते हैं। ठीक है, जो बिहार में एक मधुबनी करके शहर है, उसके आसपास के क्षेत्र में ये आर्ट चलता है और बहुत ही सुपर वाला आर्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से ये चीजें देखी है। ये जो दोनों आपको साइड में मैंने यहाँ पे आर्ट लगा रखे ना, ये वाले आपको मधुबनी से ही लिए हैं मैंने। ठीक है, मधुबनी चित्रकला है। उसके बाद पट्टचित्र हैं आपके, एक कलमकारी चित्र है। उसके बाद आधुनिक चित्रकला में हम कंपनी की चित्रकला, बाजार चित्रकला और बंगाल की चित्रकला, जो हमारी आधुनिक चित्रकला है, जिस समय हमारे जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे, उस समय बंगाल की चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, इनकी अच्छी फेमस चित्रकलाएं हैं। ठीक, तो हम आंसर को अप्रोच, यहाँ पे क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे सीखना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ के उस पर आंसर कैसे फ्रेम करना है, उस पर इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे हम। उसके बाद उस पर बॉडी उसको कंक्लूड कैसे कर पाएंगे हम, तो वो सारी चीजें। तो हम पहले डायरेक्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन जो 2 पार्ट में होगा उसको हम देखेंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये भारत की मध्य पाषाण शिलाकला, ठीक है, मध्य पाषाण शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला जो है ना, उससे तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। तो आज का जो सौंदर्य बोध है ना, उसको भी प्रतिबिंबित कर रही है। कब की कला? जो मध्य पाषाण शिलाकला। तो मध्य पाषाण शिलाकला आपको अधिकतर चित्रकलाएं जो मिलेगी वो भीमबेटका में मिलेगी। और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो इंट्रो आपका, आपकी बॉडी और आपका कंक्लूजन हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हम टॉपिक को पहले बेस को तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे चीजें मैं क्या लेके आने वाला हूं, तो बेस्ट आंसर राइटिंग अप्रोच मिलेगी आपको। ठीक, उसके बाद मेंस के GS1, GS2, GS3 और GS4 हर एक टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो आपको उसके शॉर्ट नोट यहाँ पे तैयार हो जाएंगे आराम से, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को शॉर्ट नोट के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। ठीक, और शॉर्ट नोट के थ्रू अप्रोच करवा रहा हूँ। तो वो शॉर्ट नोट आप खुद बना सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए अच्छी सी सीरीज लेके आऊंगा मैं यहाँ पे। अब देखो शॉर्ट नोट व सही रणनीति आपको यहाँ मिलने वाली है, पूरी की पूरी सीरीज मिलने वाली है। भले आप 250 वीडियो बनो इस पे या 300 वीडियो बनो, पर पूरा का पूरा बंडल का बंडल आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक, तो उसमें आप अगर ये वीडियो आप बिल्कुल सीरियल वाइज देखोगे, आपको एक भी सब्जेक्ट में GS1, GS2, GS4 एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत आने वाली नहीं है कि कैसे आंसर राइटिंग करूंगा और क्या अप्रोच होगी आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको एक आंसर राइटिंग पे बेस्ट वे मिल पाए इस पे। ठीक है, और बेस्ट शॉर्ट नोट आपको मिल पाए, क्योंकि मैं पढ़ा ही शॉर्ट नोट के थ्रू रहा हूं। अब उसके बाद देखो चित्रकला पे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मुगल चित्रकला से है, आपकी मुगल शैली और राजपूत शैली में अंतर है, अजंता चित्रकला की विशेषताएं हैं, आपको राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ रख रखे हैं। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने 3-4 रख दिए। उसके बाद मैंने रखे हैं यहाँ पे कि आपको 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का एक विशेष स्थान रखती है। मुगल शैली की चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों व उसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही मैंने रख दिया, और ये क्वेश्चन रखा है कि 2 टॉपिक को मैंने जोड़ के इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है कि राजपूत चित्रकला है, उसमें आपको घुसेड़ना है मुगल चित्रकला। ठीक है, आपको मुगल चित्रकला से उसका कंपेयर करके वो चीज दिखाना है यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो राजपूत चित्रकला, जैसे ये मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन में क्या है देखो यहाँ पे कि राजपूत चित्रकला
भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। बिल्कुल राइट। राजपूत चित्रकला जो है वो लघु चित्रकलाओं में से के इतिहास में से एक महत्वपूर्ण चित्रकला है, जिसमें मुगल चित्रकारी का गहरा प्रभाव है। तो इसमें मुगल चित्रकारी जो है वो कैसे घुसी, ठीक है, और मुगल चित्रकारी का कैसे प्रभाव पड़ा इस पे, वो सारी चीज देखना है। क्योंकि देखो मुगल लोग का जैसे जैसे पतन हो रहा था ना, वैसे वैसे यहाँ से कलाकार जो है उनका पलायन हो रहा। और जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, वो कई राजपूताना जो आपके राज्य थे उसमें आके बस गए, वहां कलाकारी दिखाने लगे, ठीक है। तो कई पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, तो पहाड़ी चित्रकला उन्होंने विकसित की, ठीक। तो ऐसे में मुगल जो चित्रकार थे वो अगर पलायन कर रहे हैं और राजपूत जो राज्य है वहां जाके बस रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें मुगल प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस कारण से वो मिक्सअप हो गए, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे विभिन्न रूपों और उनके लक्षणों पर चर्चा करना है, ठीक है। या इस आलोचनात्मक विवेचन भी दे देगा यहाँ पे, ठीक। तो पुच्छल्ले शब्द है, पुच्छल्ले शब्द से डरना नहीं है, उस पर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, तो आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कहाँ समानता बताना है, कहाँ समानता बताना है, कहाँ पे आपको आलोचना करना है, कितनी आलोचना करना है, क्या क्या चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, कितना परसेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, कितना परसेंट नेगेटिव होनी चाहिए किस क्वेश्चन में, ठीक है। वो सारी चीज आपकी जो कंक्लूजन कौन से पॉजिटिव वे में होना चाहिए, क्या क्या आपको राय देनी चाहिए, ठीक, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक में तीन चीजें पढ़ने वाले, एक तो उच्च पुरा पाषाण ये वाला, और एक मध्य और ताम्र, तो ये पाषाण काल है। सबसे मेन कंफ्यूजन यही है, देखो मेन कंफ्यूजन दूर करता हूं सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन ये वाला है कि आपको प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें एक तो है पुरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण, और एक है आपका ताम्र पाषाण या नवपाषाण, जिसको ताम्र पाषाण को नवपाषाण भी बोलते हैं, ताम्र पाषाण, ठीक। ये तीन चीजें हैं, और तीनों में ये फिर तीन में बटा हुआ है। तो तीन में कैसे, तो ये निम्न, एक निम्न पूरा पाषाण, एक आपका मध्य पूरा पाषाण, एक उच्च पूरा पाषाण। अब यहां से चित्र मिलने शुरू हुए, कहां से मिलने शुरू हुए, ये उच्च पूरा पाषाण से, उच्च पूरा पाषाण से हमारे जो चित्र मिलने शुरू हुए, तो उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण, ये तीन चीजें आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं में ये तीन चीज पढ़ना है। कौन सी तीन चीजें, चित्रकला, हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक क्या है वो चित्रकला है, भारतीय चित्रकला, और भारतीय चित्रकला के अंदर ये मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण, ये तीन चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ आपके पास ये एक भैंसे का या बाइसन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका चित्र बना हुआ है। ये आपके यहाँ पे ग्रुप में डांस कर रहे हैं लोग, और ये यहाँ पे पशु का चित्र है। ये यहाँ पे बिल्कुल आपको धनुष बाण लेते हुए शिकार करते हुए का चित्र है, ठीक। तो ये सारे चित्र कहाँ मिले हैं, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला है, और ये आपको भीमबेटका की गुफा में, और कई सारी गुफाएं हैं, जैसे लखुड़ियार की गुफा है, ठीक है। ये आप कहाँ पढ़ सकते हो, तो ये आप पढ़ सकते हो कहाँ, पढ़ने का सोर्स बता दूं मैं, तो पढ़ने का सोर्स कहाँ होगा, तो एक फाइन आर्ट की बुक है आपकी 11th की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक है। उसके बाद आपकी जो नितिन सिंघानिया सर है, उन नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर पे बुक आती है, तो वो बहुत सिलेक्टिव पढ़नी होती है, उसमें से सिलेक्शन करके पढ़ना होता है कि आपके मेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है मेन, और उसमें सिलेक्ट करके आप उससे शॉर्ट नोट बना लोगे तो अच्छा रहेगा। तो नितिन सिंघानिया सर से शॉर्ट नोट बना सकते हो आप, ठीक। उसके बाद पूरा पाषाण काल हो गया, तो पूरा पाषाण में, उच्च पूरा पाषाण में क्या क्या मिला, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, गेरू रंग। दो चीजें हैं इसमें, एक तो आपको क्वार्टजाइट की दीवार है, तो भैया भीमबेटका की दीवार तो एक ही होगी, ठीक है, भले वो उच्च पूरा पाषाण में हो, मध्य पूरा पाषाण में हो या ताम्र पाषाण में हो, दीवारें तो वही रहेगी। दीवारें क्वार्टजाइट की दीवारें होती थी, और उस पे गेरू रंग से यहाँ पुताई, गेरू रंग से यहाँ कलर किया जाता था, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। उसके बाद यहाँ सफेद, लाल और पीला जो रंग का उपयोग है वो भैंसे, हाथी और गेंडे और बाघ के चित्र बनाने के लिए किया, और हरे रंग का उपयोग काय के लिए किया, नर्तकी के
सॉरी नर्तकी को बनाने के लिए। तो नर्तकी किससे बनाई गई? तो वो हरे रंग से बनाई गई और लाल सफेद पीले से ये जानवर बनाए गए। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। एक उच्च पुरा पाषाण में। अब मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा यूज होने लगा लाल, रेड। ठीक है, क्या यूज होने लगा? आपका लाल कलर का प्रयोग होने लगा यहाँ पे। उसके बाद चित्र का आकार जो वो छोटा होने लग गया। पहले क्या हो, बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे, अब छोटे छोटे चित्रों को यहाँ पे बनाया जाने लगा। तो यहाँ चित्रकला कैसी हो गई? यहाँ पे मेन फोकस लाल कलर पे हो गया, रेड कलर यहाँ पे मेन फोकस वाला काम हो गया, छोटे चित्र बनने लगे थे। और यहाँ पे एक चीज है कि वहां पे सिंगल सिंगल चित्र बन रहे थे, यहाँ पे समूह में शिकार करते हुए का चित्र भी पाया गया। कब? मध्य पाषाण काल के चित्रों में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के चित्रों में ये चीज पाई गई। और मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा चित्र जो मिलते हैं वो भीमबेटका में मिलते हैं। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखना है, बहुत कम पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, और आंसर राइटिंग के लिए एक अप्रोच लेके आओ। सबसे मेंस का मुद्दा ही यही है कि आपको नॉलेज की यहाँ कोई परीक्षा नहीं है। नॉलेज कितना ही होगा पर आप एक्सप्रेस कर पाओगे, आप उस कॉपी में उतार पाओगे, तभी तो यहाँ चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं। ठीक, तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है। कौन सी? एक तो आपको लाल रंग का ज्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ पे, उसके बाद चित्र छोटे होते गए, और यहाँ पे जो चित्रकारी मिली है वो समूह में शिकार करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं। ठीक, ये काम हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो भीमबेटका की शेल चित्रकला है, तो मध्य पाषाण काल की ही चित्रकला है। और अभी क्या पढ़ा हमने? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को थोड़ा और जान लेते हैं भीमबेटका को पढ़ के। तो ये कहाँ है भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल के निकट है, भोपाल से दक्षिण में 40-50 किलोमीटर दूर भोपाल से दक्षिण में भीमबेटका है। 500 से अधिक शैलाश्रय है वहां पे। ठीक है, तो शेल के आश्रय, आश्रय मतलब घर होता है। ठीक है, तो जो गुफाओं के घर बने हुए हैं वो 500 से अधिक घर पाए गए ऐसे। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर रखा है इसको। वो कब किया था? 2003 में। अब चित्रकलाएं जो है वो 30,000 साल पुरानी चित्रकलाएं वहां मिलती है। उसके बाद अधिकतर चित्रकलाएं जो है वो आपकी पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, और छड़ी के आकार नुमा जो मानव की आकृति, ये देख रहे हो आप, यहां पे देखो आप, ये वाला, ये छड़ी की आकृति जो है वो छड़ी की आकृति के शरीर का मानव बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ शिकार के दृश्य मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे युद्ध के दृश्य मिल जाएंगे आपको, यहाँ ज्यामिति आकृतियां मिल जाएगी बहुत सारी आपको, समुदाय में नृत्य करने वाले जो है। तो ये सब चीजें, और सब चीजें क्या है, ये सब चीजें नवपाषाण काल और आपके मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं यहाँ पे। और रंग कौन सा यूज किया इन्होंने? तो वो प्राकृतिक यूज किया। उस समय केमिकल कहाँ था, केमिकल का यूज ही नहीं होता था, तो कौन सा कलर? तो आपके खनिजों का प्रयोग करके, जैसे चूना पत्थर हो गया आपके, उसके बाद आपके कई सारे जो वनस्पति हो गए तो उनको मिक्स करके वो एक कलर पैटर्न बनाते थे जो प्राकृतिक होता था। तो प्राकृतिक संसाधनों से यहाँ पे कलर बने थे। ठीक, तो इतने पॉइंट आपको, 2-4 पॉइंट भी याद होंगे तो भी आप क्वेश्चन को फ्रेम कर जाओगे, अच्छे से आंसर को लिख पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वहां क्या था देखो, तो पूरा उच्च पुरा पाषाण में गेरू, क्या था? गेरू, गेरू रंग है ना। उसके बाद मध्य में तो रेड कलर या लाल रंग लिख सकते हो आप, लाल रंग है ना, लाल कलर या लाल कलर का ज्यादा यूज हुआ। और यहाँ पे हरे और पीले कलर का यूज, एक ताम्रपाषाण में हरे पीले का, यहाँ पे लाल का, और यहाँ पे गेरू का। इन तीनों में फर्क, आप अगर कोई डिफरेंस भी पूछ ले इनमें तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ सीधी सादी आकृतियां मिली, यहाँ पे समूह में शिकार करते हुए, और यहाँ क्या मिला? तो यहाँ युद्ध करते हुए, और यहाँ पे घोड़े पे बैठे हुए का चित्र भी मिला है। घोड़े, हाथी की सवारी करते हुए लोगों के चित्र भी यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे धनुष बाण लिए हुए भी चित्र मिले हैं। ठीक, कि लोग धनुष बाण लिए हुए यहाँ आपके भैया
चित्र मिले हैं, तो यहाँ पे ये चित्र मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीजें ये याद रख लो, यहाँ पे चार चीजें, तो लाल कलर है यहाँ पे एक, तो उसके बाद समूह में शिकार करते हुए मिले हैं, उसके बाद सभी में आपके प्राकृतिक कलर यूज हुए हैं, तो खनिज का उपयोग करके वो प्राकृतिक कलर बनाए। ठीक, अब उसके बाद हम आगे चले, तो आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है। सॉरी फॉर दैट। देखो, भारत की मध्य पाषाण शिलाकला, ये हमने क्वेश्चन अभी देखा था, तो इस क्वेश्चन को तोड़ना सीखेंगे, तो वहीं से तोड़ के आते हैं हम सबसे पहले, तो वहीं से, क्योंकि वहीं पे दे रखा हमको। अब देखो, मध्य पाषाण शिलाकला, सबसे पहला पॉइंट यहां डालो आप कि मध्य पाषाण शिलाकला के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद सांस्कृतिक जीवन, उनके सांस्कृतिक जीवन, तो उसका सांस्कृतिक जीवन, एक ये हो गया आपका कीवर्ड, यहां से पकड़ो कीवर्ड को, एक यहां से पकड़ो कीवर्ड को, और एक यहां से पकड़ो कीवर्ड को आधुनिक चित्रकला, और एक यहां से पकड़ो कीवर्ड को आपके ये उसका सौंदर्य बोध। अब क्या करना क्या है इसमें, तो करना यह है कि मध्य पाषाण शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, जो उस वो काल था ना 30,000 साल पहले, वो 30,000 साल पहले के सांस्कृतिक जीवन को बयां करती है यहाँ की चित्रकला, बल्कि वो आज जो आधुनिक जो चित्रकला है ना, वो उसकी तुलना, उसके सौंदर्य की तुलना भी कर सकते हो यहां से कर सकते हो आप आधुनिक काल के सौंदर्य की तुलना आप मध्य पाषाण कला से कर सकते हो। ठीक, जो भीमबेटका में मिली है ये गुफाओं में, यहां से कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूं क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल की विशेषता बताना है। तो मध्य पाषाण काल, देखो यहां लिख देता हूं मैं, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंट्रो देना है। इंट्रो, देखो इंट्रो कैसा दोगे, तो इंट्रो में यहां बता दूं आपको एक चीज, यहां सम आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, मतलब कि ये जो मध्य पाषाण काल है ना, ये आधुनिक काल से कंपेयर करना है और बड़ा चढ़ा के बताना है इसको। आप समझ रहे हो इस बात को, यहां पे इस चीज को बड़ा चढ़ा के बताना है आधुनिक चित्रकला से। ये चीज यहां पे पूछ रखी है कि आधुनिक जो चित्रकला है ना, उससे तुलनात्मक अध्ययन करके, तुलना करके उसके सौंदर्य बोध को यहां प्रतिबिंबित करता है, तो समालोचनात्मक मूल्यांकन करो इसका। ठीक है, तो और यहाँ का सांस्कृतिक जीवन, ठीक, यहाँ का आपका सांस्कृतिक जीवन, तो यहाँ पे इंट्रो लिखना है, तो इंट्रो में इस मध्य पाषाण काल को बड़ा चढ़ा के बताना है। उसके बाद आप मध्य पाषाण काल की विशेषताएं बताओगे, मध्य पाषाण काल की विशेषताओं बताओगे। बॉडी में फर्स्ट पार्ट यही होगा मध्य पाषाण, सेकंड पार्ट होगा तो दोनों के बीच में समालोचनात्मक चीजें होगी, तो तुलना होगी, कुछ समानताएं होगी और कुछ असमानताएं होगी। ठीक, समानताएं तो कि भैया आधुनिक काल की जो चित्रकला है, ठीक है, वो सौंदर्य के तौर पे बहुत अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है, पर यहाँ आपके जो कलर वगैरह जो ये चीजें यूज हुई आधुनिक काल में, वो कौन सी हुई, वो केमिकलाइज यूज हुई, और यहाँ कौन सी प्राकृतिक यूज हुई है मध्य पाषाण काल में। तो ये आप, तो ये समानता आप बिल्कुल, यहाँ के भी चित्र अच्छे हैं और यहाँ के भी चित्र अच्छे हैं, तो ये समानता हो गई। ठीक, परंतु असमानताएं क्या होगी, आलोचना क्या होगी कि यहाँ जो चित्र है, तो यहाँ पे आप तीन चीजें याद रखो। आप देखो, हम आंसर पे ही चलते हैं। ठीक, सबसे पहले समझ में आ गया आपको कि यहाँ मध्य पाषाण शिला की विशेषता बताना है आपको, फिर उसके बाद आधुनिक से उसकी तुलना कर देना है, मध्य पाषाण शिला चित्रकला की तुलना करना है। ठीक, अब तुलना कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे देखते हैं हम। हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले अच्छा सा इंट्रो दिया कि प्रागैतिहासिक काल की, देखो यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक काल की मध्य पाषाण शिलाकला, ये मध्य पाषाण शिलाकला की चित्रकला आज की चित्रकला से कहीं ज्यादा सुंदर व प्राकृतिक दिखती है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने भीमबेटका की मध्य पाषाण की चित्रकला। ठीक, तो आपका इंट्रो भी यहाँ दो पार्ट में है। कैसे दो पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट है। देखो, एक पार्ट ये हो गया जो मैंने अच्छा सा इंट्रो दे दिया, और ये इंट्रो का मैंने यहाँ पे फैक्ट दे दिया
या मैंने इंट्रो का एक एग्जाम्पल दे दिया। ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ भैया कुछ आता है इसको, ठीक है, कि भीमबेटका की मध्य पाषाण की चित्रकला। ठीक, ये काम बन गया आपका। उसके बाद हम चले चित्रकला की विशेषता। तो मध्य पाषाण चित्रकला की, मध्य पाषाण चित्रकला की विशेषता बताएंगे हम। सबसे पहले तो मध्य पाषाण चित्रकला की विशेषता बताएंगे। अब देखो यहाँ चित्रकला की विशेषता ये, ठीक। उसके बाद तो क्या क्या विशेषताएं हैं चित्रकला में? सबसे पहले तो प्राकृतिक रंगों का यूज हुआ है, जैसे गेरू है, हरा है, लाल है। ठीक, उसके बाद चित्रकला उस समय के जीवन को प्रदर्शित करती है। तो कैसे प्रदर्शित करती है? तो समूह में शिकार करना, ये आपको वहां की चित्रकला में दिखेगा। तो ये उस समय के जीवन काल को प्रदर्शित कर रही है, विशेषता है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद चित्रकला में सही लोगों को दर्शाया गया, सभी लोगों को दर्शाया गया, सही नहीं सभी लोगों को दर्शाया गया है। तो वहां पे महिलाएं दिखती है, बच्चे दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आप आगे आ जाओ, तो आगे आपको क्या दिखेगा? तुलना, तो समानता और असमानता। अब इसमें आलोचनात्मक चीजें बताना है आपको, तो ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग वहां पे हुआ, और यहाँ पे आधुनिक काल में कई रसायनों से युक्त रंग यूज हुए जो नुकसानदायक है। बिल्कुल एक पॉइंट अच्छे से बना दिया। उसके बाद मध्य पाषाण चित्रकला में आडंबर की कमी है, जबकि आधुनिक चित्रकला में अतिशयोक्ति का भाव है। ठीक है, वहां पे आडंबर अतिशयोक्ति की कमी है, क्योंकि वहां पे रियलिस्टिक चीजें हो रही है। आदमी शिकार कर रहा है तो शिकार के चित्र बना रहा है, आदमी ग्रुप में डांस कर रहा है तो ग्रुप के डांस के चित्र बना रहा है। पर यहाँ पे आधुनिक काल में बहुत सारी अतिशयोक्ति युक्त आपकी चित्रकला दिखती है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में कोई नियम नहीं है, वहां कोई नियम नहीं है, वहां जैसा चाहो आप चित्र बनाओ। ठीक है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आधुनिक चित्रकला कई शैलियों के नियमों से बंधी हुई है, कई शैलियों के नियमों से बंधी हुई है। ठीक, तो आपने ये अच्छे से यहाँ पे 3 पॉइंट तो इसमें डाल दिए, और आपके 3-4 पॉइंट इसमें डाल दिए, और आपने एक अच्छा सा कंक्लूजन दे दिया। अब कंक्लूजन को पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन कैसे दोगे आप? तो अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक चित्रकला की बजाय कम संसाधन युक्त मध्य पाषाण चित्रकला जो है वो की कौशलता, वो सुंदरता सांस्कृतिक रूप से कम नहीं है। ये चीज बताई आपने कि कम नहीं है। क्या कम नहीं है? मध्य पाषाण की चित्रकलाएं जो है वो इतनी कौशल और सौंदर्य और सांस्कृतिक रूप से आधुनिक चित्रकला से कोई कम नहीं है। ये आधुनिक चित्रकला जैसी है वैसी की वैसी उनकी सुंदरता भी है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल बड़ा चढ़ा के मध्य पाषाण चित्रकला को बता दिया। ठीक, ये आंसर की सही अप्रोच है आपकी, तो आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो भित्ति चित्रकला। ठीक, अब भित्ति चित्रकला में सबसे जो मेन है वो मेन क्या क्या है? तो एक अजंता, एक एलोरा, एक बाघ, और एक ये बादामी। इन पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक, जैसे लेपाक्षी मंदिर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, 16वीं शताब्दी का है ये लेपाक्षी मंदिर। तो लेपाक्षी मंदिर और वहां की मूर्तियां ये ज्यादा फेमस है, और उसके साथ साथ चित्रकला भी फेमस है। तो लेपाक्षी मंदिर चित्रकला के मंदिर भी ऐड कर लिया। उसके बाद रावण छाया, तो उड़ीसा में है। ठीक, चित्ता चित्तानवासल ये तमिलनाडु में। ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो जैन, जो जैन धर्म है उसके ऊपर सारी चीजें वहां चित्रकला, जितने भी चित्रकला मिली है वो किससे रिलेटेड है? तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। जैसे अरमामलाई में है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है अरमामलाई की गुफाएं, और यहाँ पे भी आपको जैन धर्म से रिलेटेड सारी चित्रकलाएं मिलेगी। ठीक है, और जोगी माता छत्तीसगढ़ में रह गया जोगी माता। ठीक, तो हम यहाँ अजंता, एलोरा, बाघ और बादामी ये मुख्य बिंदु यहाँ डिस्कस करने वाला है, और इन पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही हम सारी चीजें करेंगे। हम सारी चीजें पॉइंट वाइज करेंगे, हम सारी चीजें शॉर्ट नोट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम भारतीय चित्रकला में क्या क्या पढ़ लिया हमने? तो हमने प्रागैतिहासिक पढ़ लिया, और प्रागैतिहासिक पढ़ के, प्रागैतिहासिक पढ़ के हम कहाँ आ गए? तो हम आ गए भित्ति चित्र। और भित्ति चित्र में
बहुत सारी गुफाएं हैं, कई सारी देश में गुफाएं हैं जहां भित्ति चित्र मिले हैं। तो उसमें जो फेमस जो गुफा है, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं और बाग की गुफाएं हैं, ये तीनों गुफाएं हैं। तो तीनों गुफाओं में, अब तीनों गुफाओं में देखो, अजंता की जो गुफा है और बाग की गुफा है, इनमें बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, और दोनों जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोनों जो है बौद्ध धर्म से। और एलोरा की गुफा है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर वगैरह, ये तो ये यहाँ पे हिंदू धर्म भी मिलेगा, बौद्ध धर्म भी मिलेगा और जैन धर्म मिलेगा। ठीक, तो ये तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। पर अजंता और बाकी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा मजबूती से जहां चित्रकारी की गई है वहां है, वह है बाग की गुफा। ठीक, तो इन तीनों चीजों को आप बड़े बड़े से मोटे तौर पे समझ गए। ठीक, अब पढ़ते हैं हम आगे। देखो, अजंता की गुफाएं तो दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच की चित्रकारी यहां पे आपको मिलेगी अजंता की गुफाओं में। घोड़े के नाल के आकार की बनी हुई, घोड़ा के नाल के आकार की, तो घोड़े का नाल ऐसे होती है, ये ऐसे होती है घोड़े की नाल। ठीक है, तो यहाँ घोड़े के नाल के आकार की आपको गुफा मिलेगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे गुफा में क्या सब्जेक्ट लिया गया है, तो किन विषय पे, तो बौद्ध और बुद्ध और बौद्ध धर्म जो है उसमें, और उससे रिलेटेड बोधिसत्व में यहाँ पे सारी की सारी जातक कथाएं मिलने वाली, जो पूर्व जन्म को, भैया बुद्ध के पूर्व जन्म को यहाँ पे दर्शाती है, वो जातक कथाएं यहाँ मिलने वाली। इसमें 29 गुफाएं टोटल है, और 9 से 10 गुफा जो है वो शुंग वंश से रिलेटेड मिलेगी आपको, शुंग वंश से। और उसके बाद बाकी गुफाएं गुप्त काल की मिलेगी आपको। ठीक, यहाँ पे आपको विशेषता मिलेगी, तो यहाँ पे एक विशेषता है महिलाओं का केश विन्यास। ठीक है, अलग अलग केश विन्यास है महिलाओं का। ठीक है, जो आपके बाल है कहीं बिखरे हुए हैं, कहीं बंधे हुए हैं, तो ये केश विन्यास जो है वो आपको महिलाओं का केश विन्यास यहाँ अच्छी तरीके से मिलने वाला है। उसके बाद जो पशु पक्षी है वो भावनाओं के साथ है। कोई जैसे भावना होती है ना, तो भावना कैसी होती है, तो कोई नाराज होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई गंभीर होता है, तो ये भावना, तो इन भावनाओं के साथ पशु पक्षी मिलेंगे आपको। ठीक, तो अजंता की गुफाओं में 3-4 चीजें आपको याद होगी, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन देखते हैं और उसको फ्रेम करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हो रही है। अब देखो, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है अजंता पे, ये क्वेश्चन। अब अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र 2री शताब्दी से 5वीं ईस्वी के बीच। अब देखो यहाँ पे अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र 2री शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चट्टानों को काटकर बनाए गए। बिल्कुल 2 लाइन में क्रिप्स एंड क्लियर मैंने इंट्रो दे दिया अच्छे से। ठीक, उसी प्रकार से अब यहाँ पे इस हेडिंग को हम हाईलाइट करेंगे कैसे, एक बॉक्स बना के, ये बॉक्स बना के इसको हाईलाइट कर लिया, और उसके बाद मैंने यहां से लिखना चालू कर दिया ये वाला, कि अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र किससे संबंधित है, शुंग व गुप्त काल से संबंधित है। यही कीवर्ड है जो मैंने यहाँ लिख रखे, यही कि शुंग और गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आप अगर देखो तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, उसके बाद जो गुफाओं में भित्ति चित्र है वो फ्रेस्को, ये फ्रेस्को एक विधि है जो गीले प्लास्टर पे चित्र बनाए जाते थे। मतलब एक प्लास्टर किया जाता था किसी भी कलर का, जैसे व्हाइट कलर का चूने का प्लास्टर कर दिया उन्होंने, तो चूने के प्लास्टर पे, गीले प्लास्टर पे चित्र बनाए जाते थे, तो उसको बोलते हैं फ्रेंको चित्र, फ्रेंस्को चित्र बोलते हैं उसको, है ना, फ्रेंस्को। उसके बाद भित्ति चित्र मिले, तो दोनों प्रकार के चित्र मिले इन गुफाओं के अंदर। ठीक, तो एक पॉइंट ये बना दिया मैंने। उसके बाद चित्रों में पिगमेंट का उपयोग हुआ है। ये पिगमेंट की एक शैली है कि भैया कलर को एक विशेष तरीके से आप मिला के यूज कर सकते हो, तो वो एक शैली है। उसके बाद यह चित्र बुद्ध और बोधिसत्वों के विषय पर आधारित है, एक पॉइंट ये बना दिया। अब बुद्ध से ही रिलेटेड तो पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य यहाँ मिलते हैं। ठीक, और रंगों में कौन से, तो वनस्पति में खनिज का प्रयोग है। तो आप इस प्रकार से अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आंसर में क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं।
सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन हुआ आपका, तो ये आंसर है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद ये आंसर है, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक इंडिया का मैप बना सकता हूँ, ठीक है, तो ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपने यहाँ डाल दिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना दो दूसरे वाले पेज पे। उसके बाद ये वाला, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें जो है ये आपके बिल्कुल नंबर बढ़ाने वाली चीजें हैं, क्योंकि लिख हर कोई सकता है, पर उस क्वेश्चन को सही से फ्रेम करना, सही अप्रोच को दिखाना, ताकि एग्जामिनर को मजा आ जाए उसको देख के। तो वो चीजें अगर दिखाओगे तो वहां पे आपको अगर 4 नंबर मिलने वाले हैं तो 5 या 6 नंबर मिलेंगे वहां पे। ठीक है, आंसर यहाँ पे इसने भी लिखा है, आंसर इसने भी लिखा है, ठीक है, पर आंसर इसका सही स्ट्रक्चर्ड आंसर है, इसका सही स्ट्रक्चर आंसर होगा और सही कंटेंट होगा। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे 10 में से। तो यही चीज है। अब देखो यहाँ आगे आपकी एलोरा की गुफा। ठीक, एलोरा की गुफा हमने क्या पढ़ा अभी, हमने अजंता की गुफा पढ़ा, और अजंता की गुफाओं पे कुछ विशेषताएं पड़ी है। तो उस विशेषताओं में क्या देखा था, तो वहां पे देखा था हमने कि वहां पे वो जो गुफाएं थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। ये गुफाएं तीनों धर्मों से रिलेटेड है। ये गुफाएं जो है वो तीनों धर्मों से रिलेटेड गुफाएं मिलेगी आपको यहाँ। ठीक, और जो एलोरा की गुफा है उसके चित्र जो है वो प्रारंभिक चित्र है, अजंता की गुफाओं के ज्यादा पुराने चित्र हैं। ठीक, और यहाँ पे एक आपको दृश्य मिलेगा, वो है पक्षी, गरुड़ जो है वो एक आकाशीय पक्षी है, और उस पे विष्णु और जो लक्ष्मी है वो दोनों बैठे हुए हैं, और गरुड़ पक्षी को बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ भगवान शिव के चित्र मिलेंगे। उसके बाद उनके अनुयायी हैं, अप्सराएं हैं, इन सब के चित्र यहाँ मिलने वाले हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ सामने। ठीक, ये चित्र इस टाइप से चित्र मिलेंगे यहाँ पे। ठीक, तो एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखने की जरूरत है, वो है ये तीनों धर्मों से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद यहाँ 2 प्रकार के चित्र थे, एक शिव याद रख लो, एक विष्णु याद रख लो, बस आपको सब सारी चीज याद आ जाएगी। ठीक है, इसमें सब कुछ मिटा दूं मैं तो क्या 3 चीजें रखूंगा, तो एक चीज होगी कि यहाँ पे तीनों धर्मों से रिलेटेड है। ठीक, तो 3 धर्म हो गए आपके, प्लस आपको रखना हो तो यहाँ विष्णु और शिव, कैलाश मंदिर में शिव वगैरह ये सब चीजें आपको दिखेगी सही वहां पे। ठीक, ये अब उसके बाद आप बाघ की गुफाओं में आ जाओ, तो बाघ की गुफा जो है वो अजंता का ही विस्तार समझ लो आप। ठीक है, तो अजंता की सिमिलरिटी दिखती है। ठीक, पर अजंता से चीजें यहाँ उत्कृष्ट मिलेगी, आपको उत्कृष्ट रचनाएं मिलेगी। ठीक है, अजंता से उत्कृष्ट रचनाएं, बिल्कुल क्लियर एंड क्लिष्ट रचनाएं। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ एक बेल बना हुआ है, यहाँ गाय बनी हुई है, ये सारी बिल्कुल अच्छे से कलाकृति की हुई है, चित्रकारी कितने बढ़िया से की हुई है। तो ये यहाँ पे आपको उत्कृष्ट रचनाएं मिलने वाली है। उसके बाद आकृति जो है उनका चित्रण जो है वो एक मजबूती से किया हुआ है, अच्छे कलर यूज किए गए हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी बौद्ध जातक कथाएं हैं। क्यों? क्योंकि अजंता से सिमिलर ही तो है, अजंता से सिमिलर है, इसका मतलब यहाँ पे जो कौन से धर्म से संबंधित चित्रकारिता होगी, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारिता होगी। ठीक, तो बाघ की गुफाओं में ये चीजें मिली आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पढ़ी, आपने भित्ति चित्रकला पढ़ी, एक और चित्रकला शायद तक बादामी चित्रकला रह गई। अब चलो ये रह गई बादामी जो चित्रकला है, वो आपकी चालुक्य वंश जो है, कर्नाटक के चालुक्य वंश के संरक्षण में पली बड़ी ये बादामी गुफा की चित्रकला। सबसे मेन चीज एक यहाँ की है कि यहाँ के मंदिर और मूर्तियां ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे एक उत्कृष्ट कलाकृति को यूज करते हुए चित्र बनाए गए। ठीक है, उत्कृष्ट और सुंदर चित्र मिलते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो उत्कृष्ट और सुंदर चित्र मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें सुंदर चित्र भी है और मूर्ति और मंदिर भी है। उसके बाद
छठी से 7वीं शताब्दी के अंदर ही मिलता है और अभी तक सुरक्षित प्रारंभिक हिंदू चित्रकारिता इसमें दिखती है यहाँ पे, जो बादामी की गुफा है। और मानव अभिव्यक्ति में कृपा और दया का भाव यहाँ पे दिखता है। ठीक है, बिल्कुल शांत यहाँ पे अभिव्यक्ति दिखेगी और कृपा और दया का भाव दिखेगा मानव की आकृतियों में। वहां जो चित्रकारिता बनी हुई है उसके अंदर यहाँ पे दया का भाव, कृपा का भाव, इस टाइप के भाव दिखेंगे मानव के अंदर वहां की चित्रकारिता में। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? तो यहाँ पे आपने प्रागैतिहासिक काल से भीम बेटका, आपने अजंता, आपने एलोरा, और आपने प्लस अजंता एलोरा बाघ, और आपने बादामी, ये गुफाएं आपने यहाँ पे पढ़ी है अच्छे से। ठीक है, और अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट में ये कंप्लीट कर लिया आपने, भित्ति चित्र और प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं। ठीक है, और उस पे जो हमारे कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर देख लिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है लघु चित्रकला, लोक चित्रकारिता। तो लघु चित्रकला, लोक चित्रकारिता और आधुनिक चित्रकला, ये तीनों चीजें देखने वाले हैं हम। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो हमारे जो लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे और आपकी मेंस की तैयारी में अच्छा बूस्ट आए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।